नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ब्लास्ट में इंस्पेक्टर असरार की मौत हुई है। तो ब्लास्ट के तहसीलदार मुजफ्फर खान की भी मौत हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू की बैठक रद्द की है। तो श्रीनगर में ब्लास्ट के बाद बैठक रद्द की गई है। नौगाम धमाके के बाद एलजी और सीएम जाएंगे श्रीनगर। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर में ब्लास्ट के बाद इंस्पेक्टर असरार की मौत सामने आई है, जहां नौगाम धमाके के बाद एलजी और सीएम जाएंगे श्रीनगर। तो देखिए, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू की बैठक रद्द कर दी है। ये बड़ा ब्लास्ट होता है नौगाम में, जहां पर एक्सप्लोसिव की जांच की जा रही थी एफएसएल टीम की तरफ से, और इसी दौरान ये धमाका होता है। मौत का आंकड़ा भी देखिए बढ़ गया है। और इसी के साथ एलजी मनोज सिन्हा को क्योंकि बैठक करनी थी, अब वो बैठक रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट के तहसीलदार भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास कल रात हुए विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, दिल्ली विस्फोट से पहले भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता से काम कर रही थी। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना से पहले 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी से अगर उनके नापाक मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो भारी तबाही मच सकती थी। लेकिन सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले और ऐसी मानसिकता फैलाने वाले, चाहे वे देश के अंदर हो या बाहर, नष्ट किए जाएंगे। देखिए, अभी उसके पूरे पुख्ता जो है समाचार नहीं आए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दिल्ली हादसे से पहले से जब जानकारी आई थी, तब से लेकर के सारी एजेंसियां सतर्कता के साथ में काम कर रही थी। निश्चित रूप से हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हादसे से पहले जिस तरह की रिकवरीज हुई है, 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद हुआ है, दिल दहल जाता है कि अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। देखिए, श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हो गया है, जिससे थाने का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में इंस्पेक्टर समेत 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ा ये हादसा हुआ, और इस हादसे की वजह से देखिए कितनी जिंदगियां चली गई, और जो अधिकारी हैं जो बड़े रैंक पे थे वो भी शहीद हुए हैं, और इसी के साथ कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो नौगाम में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर एफएसएल की टीम जांच कर रही थी, उस वक्त ये बड़ा हादसा होता है। परेशान है, माँ परेशान है ना। हमने देखा है, अपने बाप को ढूंढा मैंने 2 बजे तक, पूरी रात कहीं नहीं मिला। सुबह गए थे 10 बजे, 10:30 बजे गए थे। ये उधर पीसीआर में। ये मोहम्मद शफी है, यहाँ टेलर की दुकान है। इनको थाने वाले ले गए थे, वो कुछ वर्दियाँ सिलने के लिए, और वो जो एक्सप्लोसिव का था उसकी वो पैकिंग के लिए। तो उसी दौरान वो सारे वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद था, पुलिस के कर्मी मौजूद थे, तो उस सिलसिले में धमाका हो गया है। वो सुबह सवेरे इनके पास आ गए थाने वाले कि हमको थाने पे कुछ काम है, कुछ बैग सिलाने, हमको कुछ सैंपल पे करने, हमको उसके लिए हमको बैग बनवाने हैं, आप उधर आ जाओ खाने पे। ये इन्हें बोला आप इधर ले आओ, हम इधर करेंगे। उसने बोला नहीं, इधर नहीं हो जाएगा, आप उधर आ जाओ हमारे पास थाने पर ही। फिर वो थाने पे चले गए, पूरा दिन उनका काम किया। फिर शाम के टाइम वो आया घर खाने के लिए, जैकेट भी पहना, सर्दी थी उस टाइम, बहुत सर्दी थी। फिर उसको वापस बुलाया काम पे, आप इधर आ जाओ, हमको पूरा काम आज ही करना है। ये कुछ सैंपल क्या पता क्या काम करना था उधर, उनको वो बैग सुलानी थी, उसके कारण 11:15 बजे वो धमाका फिर हुआ। उसके बाद हमको कुछ पता है। और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ी डॉक्टरों की तलाश। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स की तलाश। मुजम्मिल के संपर्क में था अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर। तो जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए डॉक्टर्स की तलाश कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स के फोन बंद हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद से सामने आई है, जहां जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए डॉक्टर्स की अब तलाश कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम लगातार इस दिल्ली ब्लास्ट में सामने आता रहा है, और इस बीच संदेह का दायरा और ज्यादा गहरा हो रहा है, क्योंकि 15 डॉक्टर्स के फोन बंद है। और ये फोन क्यों बंद है, इनसे संपर्क कैसे साधा जाए, पूछताछ कैसे संभव हो पाए, अब इसी की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हैं
डॉक्टर्स की तलाश हो रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 15 डॉक्टर्स हैं जिनकी तलाश तेज हो गई है क्योंकि इन 15 डॉक्टर्स के मोबाइल फोन्स बंद आ रहे हैं। और देखिए मुजम्मिल के क्योंकि संपर्क में ये लोग थे ऐसे आरोप हैं और इसीलिए उन डॉक्टर्स की तलाश तेज की है। तो जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए इन 15 डॉक्टर्स की तलाश कर रही हैं, जबकि इन 15 डॉक्टर्स को ट्रेस इसलिए नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि इन डॉक्टर्स ने अपने फोन बंद कर दिए हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसका नाम लगातार सामने आ रहा था दिल्ली ब्लास्ट मामले में, और इस बीच उनके 15 डॉक्टर्स जिनकी तलाश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा होता है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की सीडीआर से खुलासा। सीडीआर से आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, जैश नेटवर्क से जुड़े होने का शक। तो जांच एजेंसियों के रडार पर दर्जनों डॉक्टर। तो सीडीआर से आतंकी नेटवर्क का खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जहां जैश नेटवर्क से जुड़े होने का शक। तो जांच एजेंसियों के रडार पर दर्जनों डॉक्टर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जांच एजेंसियों के रडार पर दर्जनों डॉक्टर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की सीडीआर से खुलासा हुआ है और देखिए सीडीआर से आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और अब दर्जनों डॉक्टर्स निशाने पर है जांच एजेंसियों के। तो जैश का भी क्योंकि कनेक्शन सामने आया है इससे पहले भी, ऐसे में और भी ये आरोप जो है संगीन होता जा रहा है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर यह बड़ा खुलासा। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। जोरदार धमाके से पूरी दुकान हिली है। 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई। जहां सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी तस्वीर। तो देखिए दिल्ली ब्लास्ट का ये नया सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक दुकान का है और इस दुकान में किस तरीके से, क्योंकि एक हिस्सा इसका ढह गया और ये बता रहा है कि ब्लास्ट कितना ज्यादा भयानक था। 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई। तो सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर। तो ये नया सीसीटीवी सामने आया है। तो इस धमाके ने सभी को हिलाकर रख दिया और इस दौरान जो सीसीटीवी सामने आया है वो भी बता रहा है कि धमाका कितना ज्यादा भयानक था क्योंकि 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई और सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। और रुक करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर का जहां नीतीश कुमार से मिलेंगे चिराग पासवान। थोड़ी देर में नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। 202 सीटें, डबल सेंचुरी के साथ वापसी और इसके साथ ही अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी और मुलाकात के दौरान क्योंकि एनडीए की ये जीत है और जमकर जश्न जहां इसका मनाया गया है, तो अब वक्त है सरकार के गठन का और इसके लिए देखिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। तो नीतीश कुमार से मिलेंगे चिराग पासवान। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार से मुलाकात होगी क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए ने अपना परचम लहराया है और बड़ी जीत हुई है। और क्योंकि एनडीए में 5 दल शामिल थे और ऐसे में ये पांचों दल अब इस जीत का जश्न तो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भागीदारी किस तरीके से निभाते हैं नई सरकार के गठन में, अब ये भी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते आगे, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही पुष्प अर्पित कर नमन भी किया है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, जहां नमन किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर
आज उनको नमन करती हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। और देखिए हाथ जोड़कर उनकी तरफ से नमन किया गया है, पुष्प अर्पित किए गए हैं। संसद भवन में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौपन दौरे से पहले सदर विधायक भूपेश चौबे का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र को बड़ी सौगात देंगे। जिले में लगभग 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिससे जनजाति समुदाय सहित पूरे जनमानस को व्यापक लाभ मिलेगा। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो बम बम है, यह सुशासन की जीत है, भावनाओं की विजय है, यह अराजकता के अंत और विकसित भारत की दिशा में नए संकेत हैं। योगी जी के कार्यक्रम को लेकर कार्य तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हमारे साथ सदर विधायक भूपेश चौबे जी हैं। हम जानना चाहेंगे क्या तैयारी हो रही है। माननीय विधायक जी बताएं। ने एक संकल्प लिया है कि अपने प्रदेश के जो भी जनजाति भाई हैं उनका पूर्ण रूप से उत्थान हो सके। यह प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आज सिलथम पटना में असम के राज्यपाल आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आए हुए थे और एक नीलांबर पीतांबर खरवार स्मृति सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ और पूरे जिले में काफी उत्साह है और हम सब जनपद वासियों को गर्व है कि आदिवासी गौरव दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी सोनभद्र में। सोनभद्र आदिवासी क्षेत्र के नाम से पहले से ही जाना जाता है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर जिले में कल मुखिया जी का आगमन भी हो रहा है, यूपी के मुखिया का। और क्या कुछ विशेष योजनाएं या लोकार्पण या जनजाति जो समाज है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कल के कार्यक्रम के लिए और आपकी तरफ से क्या रहेगा कुछ विशेष? देखिए, सोनभद्र की भावनाओं का ही सम्मान है कि लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सप्ताह का अभियान घोषित किया है भागीदारी जन उत्सव के रूप में। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम से ऐसे जनजाति बाहुल गांवों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उन योजनाओं को भी प्रारंभ कल ही लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे अन्य चीजें आज हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति की उन्नति हो, आर्थिक समृद्धि हो, गांव संपन्न हो, जिला संपन्न होगा, प्रदेश संपन्न होगा तो विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं और संपूर्ण एक बात कही जाती है, कोई नहीं होगा सबको मिलेगी राहत। यह भाव है। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत, वो तो बम बम है, बम 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 बम। उसमें कहना क्या, पूरी जनता बम बम है। ये सुशासन की विजय है, यह सामूहिकता की विजय है, ये भावनाओं की विजय है, ये अराजकता का समापन का संकेत है और विकसित भारत होकर रहेगा 100 वर्ष आजादी के अवसर पे, उस बात का संकेत है। श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। एसपी राहुल भाटी ने सभी थानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के आदेश दिए हैं। और इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर सतीश कुमार शर्मा ने सिरसिया और मल्हीपुर क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर पर पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसबी के साथ समन्वय बढ़ाने, रात की गश्त तेज करने, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए। तो वहीं असनहरिया बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई भी की गई। संवेदनशील इलाकों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग जारी है। साथ ही यूपी और 112 टीम को लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर हर इनपुट की कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सिरसिया और मल्लीपुर से सटे बॉर्डर पे एसएसबी के साथ सघन चेकिंग की गई है। इसमें माल वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। इसके साथ साथ बॉर्डर पे गश्त भी किया गया है और जो पॉइंट लगे हैं उनको चेक किया गया है और जो पुलिस श्रावस्ती पुलिस है वो चौकस और मुस्तैद है। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बताते चले कि कार ने शिव नारायण सेतु पर कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी।
जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में बुलेट सवार 2 युवकों समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रेल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए हेलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों ने कहा है कि कार अनियंत्रित होकर अचानक दूसरी लेन में घुस गई और गुजर रही गाड़ियों को सीधे टक्कर मारती हुई चली गई। हादसे के बाद पुल पर लंबा जाम लग गया, जिससे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। फिलहाल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बरेली जिले में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले में कुल 212 शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से 151 पर वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 132 संपत्तियों का अमल दरामद शत्रु संपत्ति अभिरक्षक भारत सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है। 29 सितंबर को नगर निगम को स्पष्ट निर्देशों के साथ सूची भेजी गई थी, लेकिन ना तो टीम बनाई गई और ना ही लोकेशन सत्यापन शुरू हुआ है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन ने निगम की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। सरकार के निर्देश है कि जहां भी अवैध कब्जा मिले वहां तुरंत अतिक्रमण हटाकर कब्जादारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। कई मामलों पर न्यायालय में विवाद लंबित है, जिन पर अभिरक्षक से मार्गदर्शन मांगा गया है। जनपद बरेली में कुल मिलाकर 6 तहसील हैं और इन 6 तहसीलों में से हमारे यहाँ 212 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बरेली सदर में 120 शत्रु संपत्ति, आंवला तहसील में 72 और बहेड़ी में 12 शत्रु संपत्ति हैं। अन्य में थोड़े थोड़े कुल मिलाकर 212 शत्रु संपत्तियां हैं और जो 212 शत्रु संपत्तियों में से 151 जो शत्रु संपत्तियां हैं, इनके वेस्टिंग ऑर्डर हम लोग को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 132 शत्रु संपत्तियों का जो अमल दरामद है वो अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार मुंबई के नाम करा दिया गया है और शेष जो 61 शत्रु संपत्तियां हैं, इनके अमल दरामद हेतु शत्रु संपत्ति कार्यालय लखनऊ से अभी वेस्टिंग ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही प्राप्त हो जाएंगे उसमें भी तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। मथुरा के वृंदावन में आज श्रद्धा और सितारों की चमक एक साथ दिखाई दी, जहां फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अचानक ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उनके आगमन से मंदिर परिसर में एक बार फिर उत्साह का माहौल बन गया। शुक्रवार सुबह शिल्पा शेट्टी बिना किसी पूर्व घोषणा के वृंदावन पहुंची और जन प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भक्ति भाव के साथ देहरी पूजन कर दर्शन किए। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने उनका पाटुका और प्रसादी भेंट कर स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक उमड़ पड़े। दर्शन के बाद अभिनेत्री ने कहा कि यह बाके बिहारी जी की कृपा है कि आज दर्शन का सौभाग्य मिला। जब भी प्रभु बुलाते हैं हम यहाँ शामिल हो जाते हैं। शिल्पा शेट्टी इससे पहले भी 3 वर्ष पूर्व मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं। आज फिर उनके आगमन से पूरा वातावरण राधे राधे की ध्वनि से गूंज उठा। एटा में राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में स्थित शालू राठौर के तंबाकू गोदाम में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में तंबाकू लादकर ट्रक निकल रहा था। उसी के दौरान गोदाम के अंदर मजदूर ट्रक की चपेट में आ गया। पूर्वी जाटवन मोहल्ला निवासी सरनाम की ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गोदाम कर्मचारियों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गोदाम परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में बिजली बिल जमा करने में देरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कैस्को ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा की है। कैस्को एमडी सैमुअल पाल ने कहा है कि यह योजना 3 चरणों में लागू होगी। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। योजना का लाभ घरेलू 1 से 2 किलोवाट उपभोक्ता, कॉमर्शियल 1 किलोवाट उपभोक्ता और साथ ही बिजली
चोरी प्रकरण में शामिल उपभोक्ता भी ले सकेंगे। पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए तय किया गया है, जिसे बिल भुगतान में समायोजित कर दिया जाएगा। एमडी ने बताया है कि अब तक बिजली चोरी के 1345 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि 6022 मामले लंबित हैं। केस्को के 7.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए इस बार 68.84 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए 72 कैश काउंटर और 8 सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 1 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। इसके संबंध में आज केस्को परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रिंट और डिजिटल मीडिया को अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत जो भी नेवर पेड एंड लॉन्ग अनपेड कंज्यूमर्स है और घरेलू विदा की 2 किलोवाट तक की लोड की कंज्यूमर्स है और वाणिज्य विदा की 1 किलोवाट के अंदर वाला कंज्यूमर्स है, इनको प्रथम बार एलपीएससी जो सरचार्ज की छूट के अतिरिक्त मूल बकाया में भी 25% मैक्सिमम छूट दिया जा रहा है। इस योजना 3 चरण में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025, दूसरे चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 और तीसरे चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026। इस योजना का मूल भावना ये है, जल्दी आएँ, ज़्यादा छूट पाएँ। जितने जल्दी और आएंगे और उसके साथ साथ एक मुश्त में पैसा जमा करेंगे, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज़ के साथ।